नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी द्वितीय प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं। यह सूर्य प्रकाशन द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमानुसार है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विषय सामग्री की विवेचना कीजिए, अथवा समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए और समाजशास्त्र की विषय वस्तु संबंधी समाजशास्त्रियों के विचारों की विवेचना कीजिए, अथवा सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, अथवा समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध है, विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु साधारणतः विषय क्षेत्र स्कोप और विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर को समान अर्थों में ही प्रयुक्त किया जाता है, जबकि दोनों में आधारभूत अंतर है। विषय क्षेत्र का अर्थ उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि विषय वस्तु का अर्थ उस निश्चित सीमा से संबंधित है जिसके अंदर रहकर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु विषय सामग्री के संबंध में समाजशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसकी विषय वस्तु के संबंध में अपने अपने मत प्रकट किए हैं। यहाँ पर हम कुछ समाजशास्त्रियों के विचारों का उल्लेख करेंगे। समाजशास्त्र के सभी आधुनिक लेखक इनको समाजशास्त्र के संस्थापक मानते हैं। पहले है अगस्त काम्टे, AUGUST अगस्त, COMTE कॉम्टे, 1798 to 1857। कॉम्टे के मतानुसार समाजशास्त्र विशेषतया सामाजिक व्यवस्था और उन्नति का विज्ञान है और अधिक सामाजिक रूप में यह सामाजिक घटना का विज्ञान है। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है: सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गति विज्ञान। सामाजिक स्थिति शास्त्र का अर्थ है समाज की रचना का ज्ञान। व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है, परिवार की समाज में क्या स्थिति है और राज्य की क्या स्थिति है, समाज की वर्तमान स्थिति का किस प्रकार विकास हुआ है, इन सब का अध्ययन सामाजिक स्थिति की विषय वस्तु है। सामाजिक गतिशास्त्र सामाजिक विकास व प्रगति का अध्ययन है। दुर्खीम की बात कर लेते हैं। DURKHEIM दुर्खीम। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को तीन भागों में बांटा है: सामाजिक रचना शास्त्र, इसके अंतर्गत भौगोलिक घटनाओं, प्रभावों और उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या के परिणाम, घनत्व, वितरण आदि का अध्ययन इसमें होता है। सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी, यह समाज का शरीर के विभिन्न अंगों के समान अध्ययन करता है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग होते उसी प्रकार समाज के विभिन्न अंग होते हैं। जैसे धर्म का समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र इत्यादि। इन सभी का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन होता है। सामान्य समाजशास्त्र, दुर्खीम के अनुसार यह समाजशास्त्र का दार्शनिक रूप है। इसमें समाज के विशिष्ट रूपों का अध्ययन होता है। यह समाज के बारे में नियम भी बनाता है। सिम्पसन, SIMPSON, सिम्पसन के अनुसार सिम्पसन ने समाज के सभी पक्षों को उद्घाटित करके समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 8 भागों में विभाजित किया है। असामाजिक निर्णायक, इसके अंतर्गत समाज पर निर्णायक प्रभाव डालने वाली समस्त असामाजिक धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे भौगोलिक पर्यावरण, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, प्राणी जगत, प्रकृति के विभिन्न साधन एवं पदार्थ इत्यादि। अगला है सामाजिकरण। इसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का संबंध, व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति का योगदान तथा व्यक्तित्व को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत परिवर्तन, संगठन, विघटन, उद्विकास, प्रगति, सहयोग, जाति तथा वर्ग आदि का विश्लेषण किया जाता है। अगला है सामाजिक विचारधारा। यह भाग विचारों से संबंधित है जिसमें शिक्षा नीति, संचार, प्रचार, सुझाव तथा राजनैतिक विचार आदि का अध्ययन या आदि अध्ययन की सामग्री होते हैं। अगला है स्वीकृत व्यवहार। यह भाग समाज द्वारा प्रदत्त उन प्रतिमानों से संबंधित होता है जो मनुष्य के व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति का आधार प्रदान करते हैं, जैसे परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, मूल्य एवं आदर्श आदि। अगला विचार व्यवस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति तथा समाज के विचारों को प्रभावित करने वाली धारणाओं का समावेश होता है,
जैसे धर्म का समाजशास्त्र, विज्ञान का समाजशास्त्र तथा कला का समाजशास्त्र इत्यादि। अगला है पद्धति शास्त्र। इसमें उन पद्धतियों को भी अध्ययन का आवश्यक अंग माना जाता है जिसके माध्यम से ही समाजशास्त्र का अध्ययन संभव होता है। अगली हेडिंग किसकी है? हैंटिंगटन हैंटिंगटन कैरंस, HUNTINGTON सॉरी HUTINGTON, हटिंगटन, CAIRNS कैरेंस। हटिंगटन कैरेंस के अनुसार समाजशास्त्र में मानवीय क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अन्य शब्दों में सामाजिक संगठन, नियंत्रण, परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अपराध आदि तत्व हमारे अध्ययन के विषय हैं। मोटावानी, तो मोटवानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोटवानी, MOTWANI, मोटवानी के अनुसार समाजशास्त्र की विषय सामग्री को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। समाजशास्त्र उन आधारभूत तत्वों एवं नियमों की खोज करता है जिनके द्वारा सामाजिक जीवन के आधारभूत तत्वों में सामंजस्य स्थापित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के उद्भव, विकास, पारस्परिक संबंध, प्रकृति तथा कार्यों की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तनों की दिशा का निर्धारण करने वाले नियमों का निर्धारण करता है। समाजशास्त्र सामाजिक अवस्था को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक उपायों की खोज करता है। समाजशास्त्र उन सामाजिक तत्वों एवं कारकों के समन्वय पर जोर देता है जो व्यक्ति तथा समूह की उन्नति में सहायता पहुंचाते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की आलोचना है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। प्रमुख आलोचना इस प्रकार हैं। समाजशास्त्र का कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। उसकी विषय वस्तु विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से ली गई है। स्प्रॉट, SPROTT स्प्रॉट ने लिखा है, इसकी विषय सामग्री अनिश्चित पदार्थ के बहुत बड़े ढेर को एक तुलनात्मक दृष्टि से सरल कबूतर खाने की पद्धति में भरने का एक साहसपूर्ण प्रयत्न है। इसकी विषय वस्तु यानी समाजशास्त्र की विषय सामग्री अनिश्चित पदार्थ के बहुत बड़े ढेर को एक तुलनात्मक दृष्टि से सरल कबूतर खाने की पद्धति में भरने का एक साहसपूर्ण प्रयत्न है। कुछ आलोचकों का कथन है कि समाजशास्त्र विभिन्न अध्ययनों का सामाजिक संदर्भ में केवल एक एकीकरण है और यह सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। मैकाइवर और पेज, MACIVER मैकाइवर एंड PAGE पेज ने इस संबंध में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों का तात्पर्य व्यक्तियों के आपसी संबंधों से है जिसमें समानता, विभिन्नता, सहयोग आदि तत्व मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। जिसमें समानता, विभिन्नता, सहयोग आदि तत्व मिले जुले रूप में पाए जाते हैं। ये संबंध मानसिक होते हैं, ना कि भौतिक। भौतिक वस्तुओं में एक दूसरे के प्रति जागरूकता नहीं पाई जाती है जो कि संबंधों के निर्माण में आवश्यक है। आग और धुआं के बीच, टाइपराइटर और मेज के बीच जागरूकता के अभाव के कारण कोई सामाजिक संबंध नहीं है। ये सामाजिक संबंध दो प्रकार के होते हैं। प्रथम समूह में आंतरिक संबंध और द्वितीय विभिन्न समूहों के पारस्परिक संबंध। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। एक परिवार में सदस्यों के मध्य पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, भाई एवं बहन के संबंध हो सकते हैं। ये संबंध समूह के आंतरिक संबंध हैं, लेकिन एक परिवार व दूसरे परिवार के मध्य संबंध पारस्परिक होते हैं। समाज एक जटिल जाल है जो अनेक समूहों एवं भागों में विभक्त है। उनके अनुसार समाज का निर्माण इस जटिल प्रक्रिया से हुआ है या होता है। निष्कर्ष: उक्त विभिन्न विद्वानों के विचारों के अध्ययन के आधार पर समाजशास्त्र विषय वस्तु के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों पर नियंत्रण रखने वाले साधनों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में वे संस्थाएं भी अध्ययन की जाती है जिनमें सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु में वे दशाएं शामिल की जाती हैं जिनमें सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसका विषय क्षेत्र बताइए, अथवा समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में प्रमुख संप्रदायों की
व्याख्या कीजिए, अथवा समाजशास्त्र की व्याख्या कीजिए, इसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए, अथवा यथारूपेण संप्रदाय क्या है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, अथवा समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में जॉर्ज सिमेल तथा इमाइल दुर्खीम के विचारों का परीक्षण कीजिए। समाजशास्त्र की परिभाषा, इसके उत्तर के लिए पहला प्रश्न देख सकते हैं आप, जो हमने पहले देखा है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र किसी भी समाज के विषय क्षेत्र स्कोप से हमारा आशय उन सीमाओं का स्पष्टीकरण करने से है जिनके भीतर रहकर ही कुछ विषयों का अध्ययन करना है। किसी भी समाज विज्ञान के क्षेत्र को निश्चित करना सरल नहीं है। समाजशास्त्र के संबंध में तो यह कठिनाई विशेष रूप से उपस्थित होती है, किंतु यह एक गतिशील विज्ञान है और अभी तक इसका पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। इस संबंध में कॉल बर्टन ने लिखा, क्योंकि समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना अति कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ समाप्त होती है। कहीं समाजशास्त्र मनोविज्ञान हो जाता है तो कहीं समाज मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है, और कहीं अर्थशास्त्री सिद्धांत समाजशास्त्री सिद्धांत बन जाते हैं या प्राणीशास्त्री सिद्धांत समाजशास्त्र के सिद्धांत बन जाते हैं। अतः इन सबको निश्चित निश्चित करना असंभव है, इन सबको निश्चित करना असंभव है। अतः उक्त विद्वान के विचार से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप अभी तक अनिश्चित बना हुआ है। वस्तुतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में समाजशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद है। इस मतभेद के कारण समाजशास्त्र के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित दो संप्रदाय विकसित हो गए हैं। स्वरूपात्मक यथारूपेण या स्वरूपात्मक या औपचारिक संप्रदाय या समाजशास्त्र, फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल और सोशियोलॉजी। समन्वयात्मक संप्रदाय या समाजशास्त्र, सिंथेटिक स्कूल और सोशियोलॉजी। यथारूपेण या स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल और सोशियोलॉजी। इसको औपचारिक विशेषात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के पक्षकारों का कहना है कि समाजशास्त्र एक विशेष शास्त्र है। वे कहते हैं कि जिस भांति अन्य सामाजिक शास्त्र विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, उसी भांति समाजशास्त्र भी एक विशिष्ट विषय का अध्ययन करता है। उस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस संप्रदाय के सभी विचारक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है। निश्चित विषय क्षेत्र, इस संप्रदाय के विचारकों के अनुसार समाजशास्त्र का निश्चित विषय क्षेत्र है। स्वतंत्र विज्ञान, इस संप्रदाय के अनुसार अन्य विशेष सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की तरह समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र विज्ञान है। विश्लेषणात्मक विज्ञान, इस संप्रदाय के विचारक समाजशास्त्र को विश्लेषणात्मक विज्ञान मानते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में जॉर्ज सिमेल, वीरकांत वॉन विज, मैक्स वेबर, पार्क और रास आदि हैं। जॉर्ज सिमेल के विचार, जॉर्ज सिमेल इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक हैं। इन्होंने विशेषात्मक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र के क्षेत्र को निर्धारित करने पर बल दिया है। आपके अनुसार स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों का ही पृथक अस्तित्व है। आपके अनुसार समाजशास्त्र में प्रत्यक्ष और वास्तविक व्यवहारों का नहीं बल्कि स्वरूपों यानी फॉर्म्स का अध्ययन किया जाता है। सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जिसका उद्देश्य मानवीय संबंधों के स्वरूपों या सामाजिक संगठनों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या करना है, न कि उन स्वरूपों की अंतर्वस्तुओं का जिनका अध्ययन इस समय अन्य विज्ञान करते हैं। सरल शब्दों में अंतर्वस्तुओं का अध्ययन तो अन्य सामाजिक विज्ञान करते ही हैं। समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान के रूप में उनके स्वरूपों का अध्ययन करता है। अब बात करते इस्माइल के विचार की। इस्माइल ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपने विचार अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में प्रस्तुत किए हैं या प्रकट किए हैं। आपके अनुसार यानी इस्माइल के अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवहारों के प्रजातिक स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप राजनीति विज्ञान में सरकार के प्राचीन तथा आधुनिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, किंतु समाजशास्त्र सरकार का अध्ययन उस विशेष व्यक्ति के रूप में करेगा जो समाज को संगठित रखती है या करती है। आपका विचार है यानी इस्माइल का विचार है
कि समाजशास्त्र द्वारा सभी सामाजिक क्रियाओं का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है तथा किसी एक सामाजिक विज्ञान द्वारा इस सभी का अध्ययन संभव नहीं है। आलोचना क्रिटिसिज्म देखते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। इस संप्रदाय के विचारकों की यह धारणा भ्रांतिपूर्ण है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन केवल समाजशास्त्र ही करता है और अन्य कोई सामाजिक विज्ञान नहीं करता। इस संप्रदाय के विचारक भौतिक वस्तुओं की तरह ही मानवीय संबंधों को उनकी अंतः वस्तुओं से पृथक मानते हैं, परंतु सामाजिक संबंधों के बारे में यह बात ठीक नहीं है। इस संप्रदाय के अनुसार सामाजिक संबंधों को स्थूल एवं अमूर्त तथा सूक्ष्म आदि दो भागों में विभाजित किया जाता है, परंतु इस प्रकार का विभाजन उचित नहीं है। इस संप्रदाय ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को अत्यधिक सीमित कर दिया है। इस संप्रदाय के विचारक सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की रेखा गणित से तुलना करते हैं, जो कि उचित नहीं है। समन्वयात्मक संप्रदाय। दुर्खीम इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का विशिष्ट अध्ययन नहीं है, बल्कि यह तो समाज का एक सामान्य विवेचन प्रस्तुत करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र सामान्य अध्ययन करते हुए भी अपने को स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में बनाए हुए है, क्योंकि अन्य कोई भी सामाजिक विज्ञान इस प्रकार का सामान्य अध्ययन प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान स्पेशल साइंस न होकर सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है। इस संप्रदाय के अनुसार सामाजिक जीवन के सभी भाग परस्पर संबंधित है, अतः किसी एक पक्ष का अध्ययन करने से पूरी बात समझ में नहीं आ सकती, इसलिए समाजशास्त्र समाज का समग्र अध्ययन है। इस संप्रदाय के विचारकों का दृष्टिकोण कार्यात्मक है। प्रमुख समर्थक। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं फ्रांस के दुर्खीम, इंग्लैंड के हाब हाउस HOBHOUSC हॉब हाउस, जिन्सबर्ग GINSBERG, वार्ड WARD इत्यादि। हाब हाउस के विचार। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हाब हाउस का विचार है कि समाजशास्त्र अन्य शास्त्रों के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए इस बात का भी वर्णन करता है कि उन शास्त्रों के सिद्धांतों का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार समाजशास्त्र यह भी अध्ययन करता है कि विभिन्न शास्त्रों के सिद्धांतों का क्या पारस्परिक संबंध है और वे एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सोरोकिन के विचार। सोरोकिन ने सामाजिक तथा असामाजिक घटनाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया है। दुर्खीम के विचार। दुर्खीम के विचार समाजशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को शामिल करते हैं। सामाजिक स्वरूप शास्त्र सोशल मॉर्फोलॉजी, इसमें क्षेत्रीय भौगोलिक आधारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में समाज में व्यक्तियों के जीवन के भौगोलिक आधार, उसकी स्थानीयता, उसके सामाजिक संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शरीर विज्ञान सोशल फिजियोलॉजी, इसके अंतर्गत धर्म, नीति, कानून, आर्थिक जीवन और भाषा संबंधी अध्ययन आता है। सामान्य समाजशास्त्र जनरल सोशियोलॉजी, इसके अंतर्गत समाज में प्राप्त सामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है। आलोचना क्रिटिसिज्म। इस संप्रदाय के अनुसार एक समाजशास्त्री को सभी शास्त्रों के मूलभूत सिद्धांतों एवं अनेक पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अतएव यह सिद्धांत क्रियात्मक रूप धारण नहीं कर सकता। यदि समाजशास्त्र सभी शास्त्रों के मूल सिद्धांत का अध्ययन करता तो अन्य शास्त्र प्रभावहीन हो जाते हैं। यदि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की रेवड़ी मात्र है तो इस शास्त्र की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। निष्कर्ष। उक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में काफ़ी मतभेद है। समाजशास्त्र के क्षेत्र संबंधी दोनों ही सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तविकता यह है कि समन्वयात्मक व विशेषात्मक दोनों ही पहलुओं में समन्वय करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक विशेष विज्ञान में कोई न कोई सामान्य बात अवश्य होती है। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान में कुछ न कुछ विशेष अवश्य होता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र विशेष एवं सामान्य दोनों के रूप में माना जा सकता है। जिसे हम विशेष संबंधों का समाजशास्त्र कहते हैं, उसमें कुछ सामान्य विशेषताएं भी होती हैं तथा सामान्य संबंधों का समाजशास्त्र कहा जाता है। उसमें कुछ विशेष संबंध भी होते हैं।
वास्तव में कोई भी विज्ञान ना तो पूर्ण रूप से विशेष हो सकता है और ना ही पूर्ण रूप से सामान्य। आज सभी सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों को निश्चित करना कठिन है। सोरोकिन ने इस बारे में लिखा है, आज सभी समाजशास्त्री सांस्कृतिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास सभी उजाड़ वीरान अवस्था में है जिसमें समाजशास्त्र स्थित है। अगला प्रश्न है पांचवा। आधुनिक समाज में समाजशास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए अथवा समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या उपयोगिता है व्याख्या कीजिए अथवा समाजशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालिए। समाजशास्त्र का सामान्य महत्व। सामान्य महत्व से यह आशय है कि समाजशास्त्र के अध्ययन से सभी मनुष्यों को वे चाहे जिस समाज के हों लाभ होता है। इसका अभिप्राय किसी विशिष्ट समाज से नहीं है। सामान्य महत्व के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का निम्नलिखित महत्व है। समाज के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज अबाउट सोसाइटी। अपने या अन्य समाज के विषय में वैज्ञानिक आधार पर सही परिचय समाजशास्त्र के द्वारा ही संभव है, क्योंकि समाजशास्त्र के अध्ययन से ही समाज की उत्पत्ति, विकास और विशेषताओं का वैज्ञानिक और सामान्य ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र हमारा परिचय संपूर्ण मानवता एवं समाज से कराता है। समाज के विभिन्न आदर्शों एवं उद्देश्यों का भी ज्ञान हमें समाजशास्त्र कराता है। इस प्रकार हमें समाजशास्त्र के द्वारा समाज की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में सहायक, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट विद न्यू सोशल सिचुएशन। समाजशास्त्री ज्ञान हमें नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने में मदद करता है। आधुनिक मानव समाज गतिशील है। आज मानव ने आकाश में उड़ना सीख लिया है। प्राचीन मान्यताओं में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। व्यक्ति के सम्मुख आज अनेक नवीन परिस्थितियां हैं जिनके साथ अनुकूलन करना समाजशास्त्र बतलाता है। समाजशास्त्री ज्ञान का लाभ उठाकर व्यक्ति नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने को विघटन के रास्ते से बचा सकता है। सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं का ज्ञान, जनरल नॉलेज अबाउट द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल लाइफ। समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें सामाजिक जीवन की सामान्य समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आधुनिक जटिल समाज में सामाजिक जीवन में स्वार्थ, आवश्यकताएं, उद्देश्य एवं समस्याएं भी जटिल होती जा रही है, जिनके संबंध में हमें वैज्ञानिक ज्ञान समाजशास्त्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। धार्मिक एकता प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग रिलीजियस यूनिटी। समाजशास्त्र समाज में धार्मिक एकता स्थापित करने में भी सिद्ध सहायक हो सकता है। समाजशास्त्र विभिन्न धर्मों की वास्तविकताओं तथा सामान्य तत्वों के संबंध में हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है, यथा सामाजिक जीवन एवं धर्म के पारस्परिक संबंध तथा महत्व को भी बताता है, जिससे धार्मिक एकता बढ़ाने में मदद मिलती है। सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक, हेल्पफुल इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। समाजशास्त्र समाज की विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बेकारी, गरीबी, डकैती आदि जैसे गंभीर सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके उन उनको हल करने का सुझाव प्रस्तुत करता है। पारिवारिक जीवन और समाजशास्त्र, फैमिली लाइफ एंड सोशियोलॉजी। पारिवारिक जीवन की अनेक समस्याएं जैसे पारिवारिक बजट, बच्चों का पालन पोषण, जीवन साथी का चुनाव, पति पत्नी का सह अनुकूलन, वैवाहिक जीवन इत्यादि ऐसे पारिवारिक जटिल समस्याएं हैं जिनके उचित ज्ञान के अभाव में सुखी पारिवारिक जीवन कभी संभव नहीं है। समाजशास्त्र हमें इन सब का वैज्ञानिक ज्ञान कराता है। इस प्रकार समाजशास्त्र पारिवारिक जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय जीवन और समाजशास्त्र, इंटरनेशनल लाइफ एंड सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के ज्ञान से अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शत्रुता और वैमनस्य को समाप्त किया जा सकता है और मित्रता और सहिष्णुता की वृद्धि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना की समस्या को सरल किया जा सकता है। युद्ध जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान समाजशास्त्र के द्वारा संभव है। समाजशास्त्र का व्यावसायिक महत्व, ऑक्यूपेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी समाजशास्त्र का अत्यधिक महत्व है। आज समाजशास्त्रियों का महत्व सामाजिक अभियंता, सोशल इंजीनियर के रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाज कल्याण कार्य, प्रशासन, ग्रामीण पुनर्निर्माण, परिवार नियोजन, जनगणना, सामाजिक सेवा कार्य, सामुदायिक योजनाएं, ग्राम और नगर नियोजन आदि कार्यों में समाजशास्त्री अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्रम कल्याण अधिकारी, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, कर्मचारी अधिकारी, पर्सनल ऑफिसर,
खंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सामाजिक शिक्षा अधिकारी सोशल एजुकेशन ऑफिसर, सोशल एजुकेशन ऑफिसर, प्रोबेशन और पैरोल अधिकारी प्रोबेशन एंड पैरोल ऑफिसर, परिवार नियोजन अधिकारी फैमिली प्लानिंग ऑफिसर, जनजाति कल्याण अधिकारी ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर, समाज कल्याण अधिकारी सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अनुसंधान अधिकारी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन वेलफेयर सेंटर इत्यादि पदों पर आज समाजशास्त्रियों को प्राथमिकता प्रेफरेंस दी जाती है। इस प्रकार समाजशास्त्र का व्यावसायिक एवं व्यवहारिक महत्व दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। समाजशास्त्र का शैक्षणिक महत्व या उपयोगिता। परिभाषात्मक कार्य डेफिनेशनल फंक्शंस। समाजशास्त्र प्राथमिक धाराओं प्राइमरी कॉन्सेप्ट जैसे समाज समुदाय जनरीति जनरूढ़ी परिवार विवाह जाति वर्ग प्रजाति समिति संस्था इत्यादि धारणाओं की वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत करता है। इन शब्दों का साधारण अर्थ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न होता है। परिचयात्मक कार्य इंट्रोडक्टरी फंक्शंस। समाजशास्त्र का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था के अंगों के अर्थ बताने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन अंगों के उद्गम प्रकृति तथा विकास से भी परिचित कराना है। समाजशास्त्र का अध्ययन सामाजिक संरचना के अंगों का पूर्ण परिचय कराता है। सूचनात्मक कार्य इंट्रोडक्टरी फंक्शंस। समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण द्वारा समाजशास्त्र के विद्वान समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। समाजशास्त्र का अध्ययन समाज सुधारकों को एवं पाठकों को बेकारी वैश्यवृत्ति व्यक्तिगत सामाजिक एवं सामुदायिक विघटन आदि के कारणों से अवगत कराता है एवं असामाजिक अपराध सामाजिक विघटन बेकारी भिक्षावृत्ति वैश्यावृत्ति गंदी बस्तियों की समस्याएं प्रॉब्लम्स ऑफ द स्लम्स इत्यादि के दूर करने के उपायों का भी ज्ञान प्रदान करता है। सहिष्णुतात्मक कार्य टॉलरेंस फंक्शन। समाजशास्त्र विश्व की विभिन्न जाति प्रजाति धर्म व संस्कृति वाले व्यक्तियों के समाजों का अध्ययन करता है। इस प्रकार के अध्ययन से अनेक गलत धारणाएं एवं भ्रम दूर हो जाते हैं। हमारी संकीर्ण भावना का अंत होकर उदारता और सहिष्णुता की भावना विकसित हो जाती है। सांस्कृतिक कार्य कल्चरल फंक्शंस। मानव अपना विकास सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से करता है। समाजशास्त्र संस्कृति की धारणा विशेषताओं एवं महत्व आदि का वैयक्तिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत करता है। इसमें प्रथाओं रीति रिवाजों आदतों परंपराओं आदि का ज्ञान कराया जाता है, जिससे व्यक्तियों को संस्कृति का ज्ञान होता है। इसके कारण व्यक्तियों में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न होती है। प्रजातंत्रीय कार्य डेमोक्रेटिक फंक्शंस। समाजशास्त्र के अध्ययन से प्रजातांत्रिक भावनाएं जागृत होती हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन से नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान होता है, जिससे उनमें राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, जो प्रजातंत्र की नींव है। इस प्रकार समाजशास्त्र का शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व है। अगला अध्याय समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। प्रश्न 6वां है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति तथा विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, अथवा समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है पर उसका इतिहास अति प्राचीन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा समाजशास्त्र के विकास का संक्षिप्त इतिहास बताइए। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मानव अतीत काल से भौतिक और सामाजिक समस्याओं से घिरा रहा है। उसने उन्हें समझने और सुलझाने का प्रयास भी किया है, अतः वह स्वभावतः एक समाजशास्त्री भी है। मैकाइवर और पेज ने लिखा है, समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी निगाह में समाज के बारे में विद्वान है, क्योंकि मानव समाज में रहने के लिए समाज के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान आवश्यक है। यद्यपि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, तथापि इसका इतिहास संक्षिप्त है। एक विज्ञान के रूप में तथा विशेषकर एक पृथक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। यद्यपि अनुमानों पर आधारित सामाजिक विचारधारा पुरातन से अभी तक रही, परंतु इसमें व्यवस्थित विचार और विश्लेषण का पूर्णतया अभाव रहा है। वस्तुतः इन प्रारंभिक प्रयासों को समाजशास्त्र के विकास और समाज का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला माना जा सकता है। अब हम समाजशास्त्र के विकास पर निम्नलिखित चरणों में अध्ययन कर सकते हैं। पश्चिम से समाजशास्त्र का प्रथम चरण। पश्चिम से समाजशास्त्र के क्रमबद्ध और सुनिश्चित अध्ययन में पहला स्थान यूनानी विचारकों का है,
जिन्होंने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। श्री प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक 427 से 347 बीसी और अरस्तु यानी एरिस्टोटल की पुस्तकों एथिक्स एंड पॉलिटिक्स 382 से 322 बीसी में सामाजिक घटनाओं का जैसे रीति रिवाज, प्रथा, पारिवारिक जीवन, लिंग भेद, स्त्रियों की दिशा स्त्रियों की दशा, राज्य और कानून संबंधी अनेक प्रश्नों का एक व्यवस्थित उत्तर मिलता है, किंतु भारतीय विचारकों के समान इनके विचार अधिक व्यवस्थित नहीं थे, क्योंकि इन्होंने धर्म, दर्शन और विज्ञान को आपस में इतना मिला दिया कि उनके किसी विचार को समझना कठिन था। उनके पक्ष में इतना कहा जा सकता है कि उन दिनों धर्म का महत्व अत्यधिक होने के कारण जादू टोने में अधिक विश्वास एवं सामाजिक संस्थाओं के विशेषीकरण के अभाव से सामाजिक घटनाओं का कार्यकरण संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशन स्थापित करना सचमुच ही कठिन था। सिसरो, सेंट अगस्टाइन एवं लुक्रेटियस इत्यादि विद्वानों के नाम इस प्रथम चरण में विशेष उल्लेखनीय है। विकास का दूसरा चरण पश्चिमी समाजों में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सामाजिक विचारकों के विकास का दूसरा चरण आरंभ हुआ, जबकि सामाजिक घटनाओं को समझने में तर्क को भी स्थान दिया जाने लगा। श्री थॉमस एक्यूनस की पुस्तक है डी रेजिमिन प्रिंसिपम डी रेजिमिन प्रिंसिपम 1227 से 1274 तथा श्री दांते DANTE डांटे की पुस्तक डी मोरारकिया MORARCHIA डी मोरारकिया 1265 से 1321 में इसका संकेत मिलता है। इस स्तर पर समाज को परिवर्तनशील किया गया है। इतना ही नहीं, इन विद्वानों को यह भी निश्चित होने लगा कि यह परिवर्तन कुछ निश्चित सामाजिक नियमों, सामाजिक क्रियाओं और शक्तियों द्वारा संचालित होता है। विकास का तृतीय चरण 15वीं शताब्दी के आसपास वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड का आरंभ हुआ। इस स्तर पर प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन आरंभ हुआ। इस समय सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि का स्वतंत्र एवं पृथक रूप से अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया, जिसके फलस्वरूप राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास इत्यादि विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। परंतु इस युग के विचारकों की एक प्रमुख कमी यह थी कि जहाँ तक एक ओर इन्होंने अपने विचार विशिष्ट सामाजिक पहलुओं के बारे में व्यक्त करने का प्रयत्न किया, वहाँ ये सिद्धांत अपने अध्ययनों में एक रूपता और विशेषीकरण लाने में असमर्थ रहे। इस युग के प्रमुख विचारकों में श्री मॉलथस MAULTHUS मॉलथस, थॉमस हॉब्स THOMAS, थॉमस HOBBES थॉमस हॉब्स 1588 से 1679 1588 to 1679 AD, जॉन लॉक 1632 to 1704 1704 1632 से 1704 AD, रूसो 1712 से 1778 AD, मॉन्टेस्क्यू 1689 to 1755 AD इत्यादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विकास का चतुर्थ चरण समाजशास्त्र का व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप 19वीं शताब्दी की देन है। इसके प्रथम संस्थापक होने का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट काम्टे को है। अगस्ट काम्टे ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र एवं सामाजिक विचारकों के क्षेत्र का निर्धारण किया। अपने समाज के पुनर्गठन के उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिकों या विज्ञानों के वर्गीकरण का नवीन सिद्धांत स्थापित किया एवं उसके पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला। अगस्ट काम्टे ने ही सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव किया और इस विज्ञान का नामकरण पहले सामाजिक भौतिकी रखा और बाद में सन 1838 में बदलकर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र रखा। इसलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। संक्षेप में नए विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति का यह इतिहास है। अगस्त काम्टे के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में विश्व के अनेक विद्वानों ने सहयोग दिया। फ्रांस में दुर्खीम, मांडेन तथा मास, इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, बकल, रॉबर्टसन और जिन्सबर्ग ने, जर्मनी में टॉनेज, रैटल,
टॉनिज रेटल, मार्क्स और वीरकांत ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया। यूएसए में समाजशास्त्र का अध्ययन विश्वविद्यालयों में 1876 में प्रारंभ हुआ। फ्रांस में 1889 में विश्वविद्यालयों ने इस विषय का अध्ययन आरंभ किया। इंग्लैंड में 1907 में इस विषय का अध्ययन आरंभ हुआ। पोलैंड में 1920 में, मिस्र में 1924 में, स्वीडन में 1947 में इसका अध्ययन आरंभ हुआ। रंगून विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र 1954 में आरंभ हुआ। इंडोनेशिया व थाईलैंड में अभी भी यह विषय आरंभ नहीं किया गया है। धन्यवाद।